गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी प्रलय और नाग मिसाइलें, जानिए क्यों है ये बेहद खास। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी टैक्टिकल बलिस्टिक मिसाइल प्रलय और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग दिखाई देगी। प्रलय मिसाइल पारंपरिक और न्यूक्लियर हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है, जबकि नाग टैंक विरोधी हथियार के रूप में किसी भी मूविंग टारगेट पर सटीक वार कर सकती है। गणतंत्र दिवस परेड में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग दोनों दिखाई देंगी। दोनों ही स्वदेशी और इन्हें सेना के लिए बनाया गया है। प्रलय पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगी। यह पारंपरिक के साथ ही न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम है। प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसकी खरीद की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। प्रलय को DRDO ने डेवलप किया है। इसके कई सफल प्रशिक्षण भी हो चुके हैं। प्रलय की मानक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसे सतह से सतह पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 500 से 1000 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जाने की है। प्रलय को लॉन्च करने के बाद अगर जरूरत पड़े तो हवा में इसकी दिशा बदली जा सकती है। इससे यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दे सकती है। इसकी स्पीड 1 से 1.6 मैक के करीब है। प्रलय का वजन 5 टन है। यह पारंपरिक के साथ ही न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम है। प्रलय का पहला प्रशिक्षण दिसंबर 2021 में किया गया था। उस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था। दूसरा प्रशिक्षण भी अगले दिन ही कर दिया गया। तीसरा प्रशिक्षण 2023 में किया गया। यह मिसाइल हर प्रशिक्षण में खरी उतरी है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल नाग भी दिखाई देगी। नाग को डेवलपमेंट फेज के दौरान DRDO ने शोकेस किया था। अब भारतीय सेना में शामिल होने ठीक पहले कर्तव्य पथ पर नाग फिर दिखाई देगी। इस मिसाइल को BMP-2 कैरियर पर लगाया गया है। इसे मानिक यानी नाग मिसाइल कैरियर का नाम दिया गया है। यह कैरियर पर 6 नाग मिसाइल लगी है। यह किसी भी मूविंग टारगेट पर सटीक वार कर सकती है। नाग मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टैंक के परखच्चे उड़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद 13 मानिक कैरियर और 443 नाग मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे चुकी है। जल्द ही यह भारतीय सेना को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर में लगातार स्वदेशी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। भारतीय सेना के पास अभी जो 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, उसमें एक मिलन है। मिलन 2T की मानक क्षमता 4 किलोमीटर है। यह फ्रेंच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दूसरी है कांकू। इसकी मानक क्षमता भी 4 किलोमीटर है। यह दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत देश में ही भारत डायनामिक लिमिटेड बना रही है। स्वदेशी नाग जिसे DRDO ने तैयार किया है, इसका प्रोडक्शन भी BDL कर रही है। इसके डेवलपमेंट में 20 साल का वक्त लगा और यह 90% तक सटीक मार सकती है। सर, इस बार कर्तव्य पथ पर एक जितने भी इक्विपमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, उन सबके नाम इस बार बहुत ही सिग्निफाई करते हैं, जैसे संजय, एरावत, बजरंग, त्रिपुरांतर, उसके अलावा जो है नंदी घोष। तो ये क्या सिग्निफाई करता है और क्या नाम, जैसे अग्निबाण भी BM-21 ग्रैड अब इस बार ये है, या QRF-B जो लेबनान जा रहा है उसका नाम चेंज है, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या इसके पीछे की मंशा क्या है और क्या इस पे आप समझते हैं? जो ये आप जिन सबों का नाम मेंशन किया, अगर आप देखेंगे, संजय वो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर रखा गया है, तो उसका कनेक्शन आप बना सकते हैं। जितने स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए हैं, उनका जो नाम आपने पहले देखा होगा, वो उसकी काबिलियत को दर्शाता था। ऑल टेरेन व्हीकल, स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी व्हीकल, एटसेट्रा। अभी उनको हमने उनका नामांकन किया है, जो अभी तक नामांकन नहीं हुआ था।
जो नाम जब उनका डाला गया तो देखा गया कि किस प्रकार से उनका रोल और हमारे अपने सांस्कृतिक और हमारा जो हेरिटेज है उसमें क्या ऐसा चीज है जो उसको अच्छा डिपिक्ट कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे उसमें एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है चेतक और वो मोबिलिटी व्हीकल है, तो उनका समावेश है, तो उस नजरिए से इनको किया गया है। थैंक यू। हाँ जी, आप पूछिए। I Harish Upadhyay from Reader's Messenger. So I have a set of questions. Whether CISF is participating in this parade. Second is that our IPKF have been deployed in any country. If yes, in which country? If you see the CAPFs which are taking part, CISF this time is not part of it. CRPF is part of it, right? The second question अलग से जब मिलते हैं आप पूछिए, क्योंकि वो क्लियर नहीं है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। IPKF अपनी पीस कीपिंग फोर्स है, वो किसी देश में डिप्लॉय है क्या इस समय? अच्छा, पीस कीपिंग फोर्स, यस यस, हाँ डिप्लॉयड हैं, वो आप अलग से आप पूछिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ और लोगों का भी प्रश्न लेंगे जो 26 जनवरी के परेड से रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली आप शायद यूएन में जो दस्ते डिप्लॉयड हैं उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं, जिनको आईपीकेएफ हम नहीं बोलते हैं। दे आर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। पूनम, कृपया माइक दीजिए। आफ्टर दिस सर, मैं पूनम पांडे हूँ नवभारत टाइम्स से। आपने बताया कि परेड की शुरुआत 300 मेंबर के एक दस्ते से होगी, तो वो क्या होगा? जैसे लास्ट टाइम था कि वो सांस्कृतिक दस्ता था, शंख और सारे इंडियन वाद्य यंत्र साथ में थे, तो इस बार क्या नया है, वो क्या कैरी करेंगे? और दूसरा सर, आपने बोला कि एक नजारा जो कर्तव्य पथ पे अलग दिखेगा, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे कर्तव्य पथ पे होंगे, तो ये किस तरीके से अलग है पिछली बार से? जो शुरू का दस्ता है उसको अगर आप ध्यान दें तो मैंने बोला था वो आह्वान है। वो वही कार्रवाई कर रहा है जो लास्ट टाइम आपने देखा था, जिसमें नगाड़े हैं और जिसमें और अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो नंबर्स है उनका, उसमें वृद्धि है। इस बार उसका जो इफेक्ट है वो आप और अच्छा देखेंगे। जो दूसरा प्रश्न आपने किया है 5000 सांस्कृतिक कलाकारों का, अभी तक ज्यादातर आप देखते थे कि जो कल्चरल परफॉर्मर्स हैं वो कर्तव्य पथ पर चलते हुए आते थे, और जहां पर प्रेसिडेंशियल बॉक्स है, जहां पे राष्ट्रपति जी विराजमान हैं बाकी डिग्निटरीज के साथ, उसके सामने जाकर वो परफॉर्म करते थे और फिर चलते हुए आगे की ओर निकल जाते थे। तो ये समझा गया कि जो बाकी के लोग मौजूद हैं उनको ये कल्चरल परफॉर्मेंस का नजारा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पूरा कर्तव्य पथ के ऊपर फैलकर सबके सामने आप देखोगे। वो सारा जो कार्रवाई है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोरियोग्राफी है, वो एक होगा। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।